हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि आइस का मेल्ट होना, वाटर का इवापरेट होना, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होना और आयरन पे रस चढ़ जाना। लेकिन क्या ये सब चेंजेस सेम टाइप के होते हैं? तो इसका आंसर है नो। कुछ चेंजेस में सिर्फ सब्सटेंस की अपीयरेंस या स्टेट चेंज होती है, जबकि कुछ चेंजेस में कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। और इसी बेसिस पर चेंजेस को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज और स्टेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। सिंपल वर्ड में, अगर किसी सब्सटेंस की शेप, साइज या स्टेट चेंज हो जाए लेकिन न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। इसका एग्जांपल है आइस। जब आइस को हीट सप्लाई की जाती है तो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई। हमारा आइस सॉलिड स्टेट है और वो किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड यानी वाटर में। लेकिन सब्सटेंस अभी भी वाटर ही है। समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सब्सटेंस अभी भी वाटर ही है। यानी चेंज तो हुआ लेकिन न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। इसीलिए मेल्टिंग आइस एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी तरह वाटर का इवापरेट होना, फिर वाटर वेपर का कंडेंस होकर वाटर बनना, ये भी फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। फिजिकल चेंजेस की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। सब्सटेंस पहले भी वही था और बाद में भी वही रहता है, और इसी वजह से फिजिकल चेंजेस रिवर्स भी हो सकते हैं। अभी वाटर को फ्रीज करके फिर आइस बना सकते हैं, यानी चेंज रिवर्स हुआ। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। कई बार वो फिजिकल चेंजेस को केमिकल चेंजेस समझ लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक है। आपको उस एक सब क्वेश्चन पूछना है, क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? अगर आंसर यस है तो वो केमिकल चेंजेस है, और आंसर नो है तो वो फिजिकल चेंज है। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। अ चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। मिल्क से कर्ड बनने का एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क और कर्ड दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, दोनों का टेस्ट भी डिफरेंट होता है और टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, और उसके साथ ही उनका कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। यानी मिल्क कन्वर्ट होकर एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया। ये रिवर्स कर सकते हैं हम, कर्ड टू मिल्क? नो। तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। और इसीलिए मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। कुकिंग भी एक केमिकल चेंज है। जब फूड कुक होता है तो इंग्रेडिएंट के मॉलिक्यूल हीट की प्रेजेंस में रीअरेंज होते हैं, रिजल्ट में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं। और इसी वजह से फूड की स्मेल, टेस्ट और प्रॉपर्टीज रॉ इंग्रेडिएंट से डिफरेंट होती है, और कुक फूड को वापस रॉ इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट करना यानी रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए कुकिंग एक केमिकल चेंज कहलाता है। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस समझते हैं। फिजिकल चेंज में कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंजेस में कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन सेम ही रहती है, केमिकल चेंजेस में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते। अब आपको एक सिंपल रूल याद रखना है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज इक्वल टू केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज इक्वल टू फिजिकल चेंज। अब एक क्वेश्चन आता है, हर आता है कि केमिकल चेंजेस एक्चुअली कैसे होते हैं? इसका आंसर है केमिकल रिएक्शंस। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो bond breaking and bond formation to produce new substance is called chemical reaction. केमिकल चेंजेस किससे होते हैं? केमिकल रिएक्शन से।
a process in which one or more substance undergo bond breaking and bond formation to produce completely new substance is called chemical reaction. अभी इसमें दो important terms देखी हमने, कौन सी? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन. इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं. एटम रिएक्शन के दौरान डिसअपियर नहीं होते, वो वही रहते, बट उनका कनेक्शन चेंज हो जाता है. पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते. रिजल्ट में क्या मिलता है हमें? न्यू सब्सटेंस. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है, यानी रिएक्शन के दौरान एटम का अरेंजमेंट चेंज हुआ और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. इसमें हमने क्या देखा? एक कार्बन डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है. ये दोनों कंबाइन करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड. और ऑक्सीजन और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, यानी यहाँ पे क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस विद न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं. रिएक्टेंट्स. रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स. और सेकंड, प्रोडक्ट्स. रिएक्शन में के कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. अभी हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल देखा था. इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स. कार्बन डाइऑक्साइड यानी न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, एटम रिएक्ट ही क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है उन्हें रिएक्ट करने की? तो इसका आंसर है स्टेबिलिटी. नेचर में हर एटम स्टेबल होना चाहता है और इसके लिए उसे चाहिए एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर एटम स्टेबल नहीं होता तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा. क्यों करता है? सब स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. और इसी प्रोसेस के दौरान केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती है. इसलिए हम कहते हैं एटम रिएक्ट टू बिकम स्टेबल. एटम क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि उसे स्टेबल बनना है. ये अब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं? तो इसके लिए कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं. सबसे पहला इंडिकेटर है चेंज इन कलर. कई रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो जाता है जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है. दूसरा इंडिकेटर है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. अगर रिएक्शन के दौरान बबल दिखाई देते हैं तो गैस रिलीज हो रही है. अंडरस्टूड. तीसरा इंडिकेटर है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट मतलब एक इनसोल्यूबल सॉलिड जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है. और फोर्थ इंडिकेटर है चेंज इन टेम्परेचर. कुछ रिएक्शन हीट रिलीज कर सकती है जबकि कुछ रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर लेती है. लेकिन सब इंडिकेटर में सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली हुई है. अगर केमिकल रिएक्शन को इम्पोर्टेंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. डाइजेशन में फूड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है. फोटोसिंथेसिस में प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं. कुकिंग के दौरान रॉ इंग्रेडिएंट्स से एडिबल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं. कंबजिशन में फ्यूल बर्न होते हैं और हीट एनर्जी रिलीज करते हैं. यानी लाइफ के ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट प्रोसेस के पीछे किसी ना किसी फॉर्म में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. और इसीलिए केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है. केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है. अभी कुछ पॉइंट्स है उसे हम रिवाइज करते हैं. फिजिकल चेंजेस यानी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. केमिकल चेंजेस मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती है, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. प्रोडक्ट्स यानी सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के बाद जो कम्प्लीटली सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शंस मीन्स क्या?
conversion of participant into product through bond breaking and bond formation. एटम रिएक्ट टू अचीव स्टेबिलिटी. एटम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन हुई है. चलिए आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट टॉपिक अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.